हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अब देखिए, कुदरत का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हालातों को लेकर लगातार चिंतित हैं। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द करके प्रदेश के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस बार मानसून की एंट्री काफी खतरनाक तरीके से हुई। समय से पहले मानसून की एंट्री हुई तो लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मानसून की सक्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारी बरसात के कारण चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। पहाड़ी राज्यों में तो त्राहिमाम मचा ही है, लेकिन मैदानी राज्य हरियाणा में भी काफी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। राज्य में बिगड़े हालातों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज भी पूर्व निर्धारित यूएलबी विभाग की बैठक को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने विभागों के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी अधिकारी अपने अपने जिलों में रहकर बारिश के चलते पैदा हो रहे हालात जैसे वाटर लॉगिंग इत्यादि पर नजर रखें ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। रविवार के दिन बारिश से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाई थी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। बारिश के चलते उत्पन्न हुए हालातों पर चर्चा के दौरान सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि आम नागरिक को किसी तरह की समस्या न होने दी जाए। इसके अलावा निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव टीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बारे में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ज्यादा जानकारी दी। आज 10 बजे सुबह से ही रिव्यू मीटिंग्स, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो संबंधित हैं हमारे विभाग उन सब की हुई, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इरिगेशन के अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, सभी महकमों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनका रिव्यू किया। और सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिव्यू के साथ ये भी देखा गया कि हमारी जो नदियाँ हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे घग्गर हो, चाहे सोम हो, चाहे पथराला हो, चाहे टांगड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, जो एसवाईएल का हिस्सा है उसका भी ओवरफ्लो करके कई बार डैमेज करता है जी। ये सारी चीज़ें, और फिर हमारी जो इरिगेशन ब्रांचेज हैं, नहरें, उन सब का भी लेवल कहाँ तक आया है वो सारा कुछ रिव्यू किया गया जी। और जहाँ जहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पे कार्रवाई करनी है वो भी की जा रही है जी। इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि स्पेयर वो अपनी सैंड बैग्स वो सब कुछ तैयार करके रखें, एडिशनल लेबर भी मोबिलाइज करके रखें। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को भी कहा गया है, अर्बन लोकल बॉडीज भी जो ड्रेन्स वगैरह सफाई करनी है वो भी उन्होंने कर ली हुई है जी। ये नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं। आज सभी जगह पे जो रिव्यू किया गया है उसमें अम्बाला और ख़ास तौर पे यमुनानगर में कुछ जगह पर दिक्कत है। अम्बाला में हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को भी हमने मोबिलाइज किया है। आर्मी क्योंकि अम्बाला में हमारे पास सुविधा है, वो नज़दीक हैं, तो उनकी भी हमने साउंड किया है और जहाँ जहाँ पर आवश्यकता हो हम सबकी मदद लेते हैं जी। तो कुछ जगह पर इवैक्यूएशन भी अम्बाला में करवाई गई जी। सर एडवाइस, जहाँ पर भी कमी आती है किसी तरह की, इवैक्यूएशन के बाद खाने की उपलब्धता,
पानी की, साफ पानी पीने के पानी की उपलब्धता, हर तरह की उपलब्धता, वो सारी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। कुछ हमारे टूरिस्ट शायद हिमाचल प्रदेश में भी अटके हैं, वो साफ ठीक जगह पर पहुंच चुके हैं, सेफ जगह पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी मॉनिटर किया है। जो भी उनको मदद की आवश्यकता होगी वो भी हम पहुंचाएंगे। और गुरुग्राम में स्थिति आज बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक मूवमेंट भी ठीक चल रही है और कहीं पर कोई इस तरह की समस्या नहीं है। उस तरह करनाल बिल्कुल ठीक है, पानीपत बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आपका सोनीपत का इलाका भी बिल्कुल ठीक है, फरीदाबाद में भी मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई अर्जेंट सिचुएशन नहीं है। वहीं शनिवार के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कौशल्या डैम पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर आगे भी बारिश आती है या पहाड़ों से पानी आता है तो हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम तैयार है। देखिए, आपको जैसे जानकारी के पिछले 2 दिन से बारिश बहुत ही एक प्रकार से काफ़ी बड़ी जिसको कहना चाहिए कि मात्रा में पानी बरसा है और उसका जगह जगह पर जो प्रभाव देखने को मिला है। तो आज हम देख रहे हैं जैसे कौशल्या डैम पर खड़े हैं, कौशल्या डैम के पानी का लेवल बढ़ा है, तो इसके लिए भी हमने जो गेट्स हैं वो जो डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया कि 4000 क्यूसेक पानी का फ्लो जो है वहाँ से निकल रहा है। और अब चूँकि वर्षा रुक गई है, मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें और ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता हो। हमने यमुना का भी पता किया तो ये हथनीकुंड पर इस समय 1 लाख क्यूसेक पानी जो है उसका डिस्चार्ज ये रिपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ भी वैसे तो अलर्ट होता है वो 3 लाख क्यूसेक के आसपास ही अलर्ट किया जाता है, तो इसलिए कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी आखिर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट जैसा कहते हैं, तो आगे भी किसी प्रकार की वर्षा अगर आती है या पहाड़ से पानी ज़्यादा आता है तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अलर्ट है। हर प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं जगह जगह में अलर्ट की हैं, ताकि कहीं कोई इवेंचुअलिटी ऐसी बनती है तो राहत पहुंचाने का काम पूरा किया जा सके। इसके अलावा प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर कम से कम निकलें। मौसम विभाग ने बुधवार तक बारिश होने की संभावना जताई। जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। निचले इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। प्रभावित लोगों के खाने और पीने के लिए प्रदेश सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए बाढ़ हेल्पलाइन नंबर भी जारी। हेल्पलाइन नंबर 10701077 11217225454938 पर फोन कर मांग सकते हैं मदद। प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन इन हालातों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुरुआत से ही चिंतित हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। इधर हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश की मनोहर सरकार ने किसानों के लिए अनेकों योजनाएं भी चलाई हैं, जिसका उनको फायदा भी मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बखूबी जानते हैं कि प्रदेश की खुशहाली के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ही होगा। इसलिए सीएम मनोहर लाल किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार चिंतित हैं और समय समय पर किसानों के लिए नई नई योजनाएं चलाकर किसानों को लाभान्वित भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति इसका सीधा सीधा संबंध है। हम ये मानते हैं कि हरियाणा की कृषि को एक ठीक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों,
खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। अब समय की आवश्यकता है कि हमको इन परंपरागत फसलों के अलावा और अधिक प्रगति करने के लिए हमारी आवश्यकताएं सब्जियों की और फलों की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हरियाणा में आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। प्रदेश में खेती का बड़ा महत्व है। प्रदेश में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो खेती पर ही निर्भर हैं और खेती ही जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई और इसलिए किसानों का खेती से मोह भंग हुआ, किसानों की आय भी कम होने लगी, जिसे देख सीएम मनोहर लाल ने किसानों से परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती अपनाने की अपील की। इसके लिए किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि किसान आधुनिक खेती को अपनाएं या बागवानी को अपनाएं। ऐसे अनेकों प्रगतिशील किसान हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं कोसली उपमंडल के गांव भूरियावास निवासी प्रगतिशील किसान जिले सिंह। जवान से किसान बने और इन दिनों बागवानी करके लाखों कमा रहे हैं। किसान जिले सिंह ने बताया कि सरकार किसानों की काफी मदद कर रही है, करने वाला होना चाहिए। खेती में बागवानी अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सरकार द्वारा उन्हें बीज और मल्चिंग जैसी सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलती है और काफी फायदा होता है। जिले सिंह है जी, गांव बुरियावास है जी, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली जी। कौन कौन सी सरकार की तरफ से आप लोगों को सुविधा मिल रही है? सब सुविधा, सोलर भी सब्सिडी मिला है जी। हम सब्जी बोते हैं मल्चिंग में और ड्रिप से, उसको भी सरकार हमारे को सहायता देती है। बीज पे भी सहायता देती है जी। और कुछ जो बाहर से बीज आता है उस पर भी सब्सिडी मिलती है जी। सरकार सुविधा बहुत देती है जी, करने वाला होना चाहिए जी। आप प्रगतिशील किसान हैं तो कौन कौन सी फसलें किस किस टाइम बोई जाती हैं और आप में कौन सी फसल का बोने का समय है? अब जैसे ग्वार बाजरा हो गया जी, अब टमाटर लगेगा इसके बाद में जी। वो भी ग्राफ्टिंग टमाटर है जी। यहाँ वैसा टमाटर तो होता नहीं, नीचे बैंगन ऊपर टमाटर कलम करके हमने तैयार कर रहे हैं जी। अब टमाटर लगेंगे जी इसके अंदर। टमाटर के बाद में फिर खरबूजे तरबूज लगेंगे जी जनवरी में। खरबूज ताइवान का नोनी सीड का बोते हैं जी, बाहर से हमारे 60 रुपये किलो बिकता है। सरकार हमारे को ड्रिप पे, मल्चिंग पे, नो टनल पे सब्सिडी देती है जी, बहुत सब्सिडी देती है जी। अभी कपास की बिजाई आप लोगों ने कर ली है, कपास पैदा भी हो गई है और किस प्रकार की एक मशीन चला के आप कपास में क्या कर रहे हैं? ये हाँ कपास है जी, ये हलने के लिए है। ट्रैक्टर भी है हमारे पास, पर ट्रैक्टर से ज़्यादा बेनिफिट नहीं। ये जो छोटा रोटावेटर है इसमें क्या है जी कि एक तो इसके छोटे कीट हैं, इसकी बदबू से भाग जाते हैं। दूसरा ये पूरा जैसे छोटा खरपतवार है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और ट्रैक्टर से पूरा ख़त्म नहीं होता जी। इससे ज़्यादा बेनिफिट है जी। इस पे भी सब्सिडी है जी, छोटे रोटावेटर पे जी। अच्छा, सरकार देती है जी, सरकार दे रही है? हाँ जी, छोटे पे भी सरकार दे रही है। किसान जिले सिंह ने बताया कि वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। जिले सिंह का कहना है कि ताइवानी किस्म का खरबूजा वो अपने खेत में उगाते हैं। टमाटर लगेंगे जी फिलहाल जी, और बाकी सब फसल बूच की, बाजरा भी बूच का और ये कपास भी बूच की। तो एक सीजन में कितनी फसलें एक सीजन में तो पैदावार तो हम ज़्यादा नहीं लेते, क्यों? ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक का चक्कर में रहता हूँ, नहीं तो काफ़ी फसल ले लेते हैं। जैसे एक साल हम खेत को एक फसल नहीं लेते ताकि जान बन जाए खेत में जी, अच्छी जान बन जाए। अगर बार बार लेते हैं तो हमें उतनी ज़्यादा बीमारी आती है और खेत के अंदर भी फिर कुछ नहीं बचता। ऑर्गेनिक फसलें बोते हैं सारी? ज़्यादातर ऑर्गेनिक करता हूँ। ताइवान के खरबूजे तरबूज बोता हूँ, यहाँ 60 रुपये किलो बिकता है जी मेरा खेत से जी पूरा। टमाटर के भाव बढ़ने को लेकर के उन्होंने विकल्प भी बताया। किसान जिले सिंह ने बताया कि करौंदा काफी स्वादिष्ट होता है और टमाटर का अच्छा विकल्प है।
ये करंदा होता है जी। अब टमाटर का भाव करीब करीब 100 रुपये किलो चल रहा है जी। और ये इतना खट्टा है, ये 2 पीस डाल दो जी पूरी सब्जी में, पूरा खटास हो जाएगा। टमाटर 2 किलो डाल लो और ये 2 पीस डाल लो जी, इतना खट्टा होता है जी। अचार में डलता है जी। और मिर्च और ये बना के कैसे भी खा लो, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट होता है जी। टॉप। प्रगतिशील किसान जिले सिंह अपने खेतों में घिया, करेला, तोरई, टमाटर, बैंगन, तरबूज, खरबूज, पालक और मेथी जैसी सब्जियां भी पैदा करते हैं। प्रगतिशील किसान जिले सिंह का कहना है कि पहले की सरकार में उन्हें कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन अब मौजूदा सरकार किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिसका वो भरपूर लाभ उठा रही है। ऐसे किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी किसानों से बातचीत करते हैं। हाल ही में प्रगतिशील किसानों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा भी की थी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया और किसानों से एक बार फिर परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक खेती या बागवानी खेती अपनाने की अपील की। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग नीति के माध्यम से जो हम उद्योगों की स्थापना करेंगे, उसमें जो हम सामान पैदा करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार की कीमत और अधिक हमको मिल सकेगी। ये उसके पीछे एक हमने एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह इनकी पहचान की गई है। हम एफपीओज अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 एफपीओज बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास एफपीओज ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना अपना एफपीओ बनाया है, अच्छी बात है, जिन्होंने अपना एफपीओ भी नहीं बनाया है वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। बहुत से हमारे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, बेर है, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% हम देते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये प्रतिशत जो है 85% तक हम करते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिताके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध
क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की। तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। मीडिया यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। जो हमारे किसानों के एक्सीलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक, गुरुग्राम और रोहतक दोनों जगह, ऐसे ही जो फ्रूट्स का हमारा एक्सीलेंस सेंटर है मांगियाना सिरसा और इंटीग्रेटेड बागवानी विकास केंद्र पलवल और सुंदरा, इसमें बुकिंग करके और हम पौध जो है वो सप्लाई करते हैं। अभी हमने 2022-23 यानी पिछले वर्ष में ये जितनी भी स्कीमें हैं इसके अंदर लगभग 25,000 लाभग्राही, इनको 166 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है, जिसके अंदर पॉली हाउस वर्टिकल फार्मिंग, बॉम्बे स्टैकिंग वर्टिकल फार्मिंग, फ्रूट एरिया, मशरूम यूनिट मीडियम कॉस्ट, मशरूम यूनिट लो कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज, वाटर टैंक, ऐसी जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं में 2022-23 के अंदर हमने लगभग 166 करोड़ रुपए की सहायता ये किसानों को दी है। इजराइल और हरियाणा, इसको मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि हमारा जैसे हरियाणा की भूमि और जलवायु है, ऐसे ही इजराइल की भूमि और जलवायु ये भी लगभग समान है। तो समान एक प्रकार से सब पैरामीटर्स होने के नाते से हमको ऐसे देश के साथ जो इन चीजों में बहुत प्रगति कर चुका है उसके साथ ही हमें कोई अपने समझौते करके उनके तकनीक का उपयोग करना होगा। तो हमने इजराइल की सहायता से बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिसका हमको लाभ हो रहा है, चाहे वो फलों में, सब्जियों में, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, ये सब इजराइल की टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे 14 ऐसे उत्कृष्ट केंद्र अर्थात एक्सीलेंस सेंटर्स, ये सब एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अगले इस वर्ष में, करंट ईयर में 2023-24 में राज्य में 3 और नए एक्सीलेंस सेंटर्स ये भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनंगवा नूह और फूलों के लिए मुनीपुर झज्जर, यहाँ 3 स्थानों पर भी एक्सीलेंस सेंटर ये बनाए जा रहे हैं। अंजनथली में हमने विशेष इस बार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। लगातार सीएम मनोहर लाल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत हैं और उनकी यही कोशिश है कि प्रदेश का हर व्यक्ति खुशहाल हो। लेकिन विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के अन्नदाताओं की हर संभव मदद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। और ऐसे किसान जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, विभागीय अधिकारियों की मदद से खेती कर रहे हैं, उन किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। ऐसे किसानों का जीवन स्तर काफी बेहतर हो रहा है। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।